मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्रुति कोश पर। आज हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के टॉपिक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो टॉपिक शुरू करें उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके मित्रों को भी इसका भरपूर फायदा मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों आइए सबसे पहले हम जीन पियाजे के व्यक्तित्व के बारे में जान लें। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड के फ्रैंकोफोन क्षेत्र में न्यूस्टेल में हुआ था। इनके पिता का नाम आर्थर पियाजे था और ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे। बाल विकास पर उनके प्रयोग के लिए इन्हें जाना जाता था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास और महामारी विज्ञान के सिद्धांत को एक साथ जेनेटिक महामारी कहा जाता है। यूं तो दोस्तों जीन पियाजे ने जंतु विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। सन 1920 में पेरिस की विनेंट टेस्टिंग प्रयोगशाला के साथ वह जुड़ गए। बच्चों के साथ प्रेक्षण, विच्छेदन तथा प्रयोग करते हुए उन्होंने ज्ञानात्मक विकास या बाल बोध ग्रहण के संबंध में अपने शैक्षणिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे ने बालकों के ऊपर प्रयोग किए, बच्चों के ऊपर प्रयोग किए और बच्चों के ऊपर प्रयोग करते हुए जब उनकी समस्याओं को देखा तो उन्होंने इन समस्याओं को और अधिक जानने के लिए अपने 3 संतान जो थे, 3 बच्चे तो जो थे, उनको भी उस प्रेक्षण में सम्मिलित किया और उनके ऊपर भी प्रेक्षण प्रारंभ किया। इस शुरुआत के क्रम में उन्होंने अन्य बच्चों के अध्ययन को भी बल दिया। संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से तथा मानव संज्ञान विकास शिशुअवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया और इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास के अंदर अपने उल्लेखनीय योगदान के बाद 16 सितंबर 1980 को पियाजे की मृत्यु हो गई। दोस्तों आइए हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से पूर्व हमें संज्ञान को जानना होगा कि आखिर संज्ञान क्या है। तो संज्ञान से तात्पर्य मन की उन अंदरूनी प्रक्रियाओं और उत्पादों से होता है जो जानने की ओर ले जाता है, यानी किसी चीज को जानना। तो उस जानने की तरफ जैसे जैसे हम उसे जानने का प्रयास करते हैं हम उसकी तरफ अग्रसर होते जाते हैं, यानी हमारी जिज्ञासा जो है वह उसे उसकी तरफ ले जाने का हमें प्रयास करती है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल होती है, जैसे कि ध्यान देना, याद करना, संकेतीकरण करना, वर्गीकरण करना, योजना बनाना, विवेचना करना, समस्या हल करना, सृजन करना और कल्पना करना आदि इसमें सम्मिलित होती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति में विभिन्न मानसिक क्रियाओं जैसे कि जानना, तर्क करना, भाषाई संप्रेषण, नए शब्दों एवं नई जानकारियां याद रखना, विभेदीकरण आदि की योग्यता का विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों के क्रमिक विकास को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो इस प्रकार जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया। स्विस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जीन पियाजे ने बच्चों में सोच के विकास का विस्तार से अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार मानव शिशु शुरुआत से संज्ञानी जीव नहीं होते, इसके बजाय अपनी बोधात्मक और व्यक्त्यात्मक गतिविधियों के द्वारा मनोवैज्ञानिक ढांचे, अनुभवों से सीखने से संगठित तरीके, जिनके द्वारा बच्चे ज्यादा प्रभावशाली ढंग से खुद को अपने पर्यावरण के अनुकूल ढाल पाते हैं, बनाते और निखारते हैं। इन ढांचों को विकसित करते समय बच्चे बहुत गहन रूप से सक्रिय रहते हैं। वे अनुभवों के मौजूदा ढांचों का उपयोग करते हुए उनका चुनाव करते हैं और अर्थ निकालते हैं तथा वास्तविकता के और बारीक पक्षों को ग्रहण करने के लिए उन ढांचों में बदलाव करते हैं। क्योंकि पियाजे का मानना यह था कि बच्चे उनकी दुनिया के लगभग समस्त ज्ञान को उनकी अपनी गतिविधियों के द्वारा खोजते या निर्मित करते हैं, अतः पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग कहा जा सकता है। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की तरफ अग्रसर होते हुए पियाजे ने कई पुस्तकों का निर्माण भी किया, कई पुस्तकों की रचना भी की। पियाजे ने लगभग 400 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थी, आइए उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो पियाजे की प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिनमें द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड ये 1923 में लिखी गई, जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड 1924, द चाइल्ड Conception of Physical World 1926, The Moral Judgment of the Child 1932, The Origin in Intelligence in the Child 1937,
द चाइल्ड्स conception of numbers 1941, the child conceptions of time 1946, the child's conceptions of space 1948, the psychology of intelligence 1950, logic and psychology 1953, the early growth of logic in the child 1964, the mechanism of perception 1969, the psychology of the child 1969, science of education and the psychology of the child 1969 और the grapes of consciousness 1976। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। आइए अब हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण हमें संपत्तियों को भी जानना होगा, जिससे कि हम इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बारीकी से समझ सकें। दोस्तों, सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण संपत्ति हैं उनमें सबसे पहले हम अनुकूलन की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। उन्होंने अनुकूलन प्रक्रिया की दो उप प्रक्रियाएं बताई है, आत्मसातकरण तथा समायोजन। जब हम आत्मसातकरण की बात करते हैं या सात्मीकरण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत पुराने विचारों तथा अनुक्रियाओं में नए विचारों व अनुक्रियाओं का समावेश करना आत्मसातकरण है। इस अवस्था में पूर्व स्थापित ढंग में नई परिस्थिति से अनुकूलन स्थापित किया जाता है। जैसे कि यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है तो यह एक आत्मसातकरण का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। इसी प्रकार हम जब समायोजन, जिसे समंजन या संधानीकरण भी कहते हैं, की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अपने पुराने विचारों व अनुक्रियाओं का नए विचारों व अनुक्रियाओं में समावेश करना समायोजन है। इस अवस्था में नई परिस्थिति में बालक अपना व्यवहार परिवर्तित करता है। जैसे कि हम कहें कि यदि कोई बालक जानता है कि कुत्ता क्या है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संप्रत्यय में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है, तो यह समायोजन का उदाहरण होता है। दूसरा जो इसका संप्रत्यय है सिद्धांत का, वह है साम्य धारण। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। इस तरह से साम्य धारण आत्म नियंत्रक प्रक्रिया है। पियाजे का कहना था कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थितियां या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए या जिसे संतुलन में लाने के लिए वह आत्मसातकरण या समायोजन दोनों ही प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देता है। यानी संतुलन स्थापित करना उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण संप्रत्यय है वह है संरक्षण। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का यह महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने व समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप में रंग परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। पियाजे के सिद्धांत में यह संप्रत्यय एक ऐसा संप्रत्यय है जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक शोध किया है। सिद्धांत के अगले संप्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है संज्ञानात्मक संरचना, और इसके अनुसार किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को हम संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। रिली, लेविस तथा टेनर के अनुसार बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। अगला जो इसका संप्रत्यय है वो है मानसिक संक्रिया। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। यह मानसिक संक्रिया चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः पियाजे के सिद्धांत में मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। इस तरह कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक संरचना की संक्रियता ही मानसिक संक्रिया है। अगला जो संप्रत्यय है हमारा वो है स्कीम्स। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को स्कीम कहा जाता है। स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप होता है। जैसे कि हम इसको और अधिक अगर अच्छी तरह समझने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कि जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब कॉपी को रूटीन वर्क के अनुसार बैग में रखता हो, स्कूल ड्रेस पहनता हो, जूते पहनता हो, ये सारी व्यवहार के अंदर सभी एक तरह से संगठित पैटर्न है, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जिसे हम कहते हैं, जिनको स्वीकार किया जाता है इस रूप में। तो स्कीम्स का संबंध मानसिक संक्रिया से हम स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कीमा की। पियाजे का कहना था कि स्कीमा जो है वह स्कीम से बिल्कुल अलग एक तरह का संप्रत्यय है। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य ऐसे मानसिक संरचना से था
जिसका सामान्यकरण जनरलाइजेशन किया जा सकता है। तो स्कीमा इस तरह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना में काफी संबंधित संप्रत्यय है, जिसके आधार पर संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है उसको परिभाषित किया जाता है। अगला जो इसका संप्रत्यय है वो है विकेंद्रण। पियाजे के अनुसार विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। पियाजे का कहना था कि 3-4 महीने की उम्र के बालक में ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज के बारे में आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है। परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बीतती जाती है और जब वह 23-24 महीने का हो जाता है तो उसमें वस्तु या चीज के बारे में वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता विकसित होती जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये संज्ञानात्मक विकास के कुछ संप्रत्यय थे, कॉन्सेप्ट थे, जिनके आधार पर हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। आइए अब हम पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में बात करें। दोस्तों, पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में विभक्त किया है। प्रत्येक जो अवस्था है वह संज्ञानात्मक संरचनाओं में तालमेल बैठाने के लिए बालक के प्रयासों के एक भिन्न रूप को अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक अवस्था एक विशेष समयावधि में उपयुक्त होती है तथा प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्थाओं से अधिक उपयुक्त होती है। पियाजे ने वो 4 प्रकार की जो अवस्थाएं बताई है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो अवस्था बताई है वो है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की ये अवस्था बताई है। इस अवस्था में बालक की स्वाभाविक क्रियाएं धीरे धीरे जटिल व्यवहार की ओर बढ़ती है। इस अवस्था में बालक सुनना, रोना, चिल्लाना, इच्छित वस्तु की ओर इशारा करना, हाथ पैर हिलाना, छोटे छोटे शब्दों का बोलना आदि का प्रयास करता है। इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली जो अवस्था इसमें उप अवस्था बताई गई है वह है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को करता है। इन प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने का प्रतिवर्त सबसे प्रबल होता है। दूसरी जो उप अवस्था इसमें बताई गई है वो है वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 1 से 4 माह तक की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएं उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो जाती है, कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ कर लेती है। इन व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें दोहराया जाता है, रेगुलर रिपीटेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी उप अवस्था है वह है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 4 से 8 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है, न कि अपने शरीर की प्रतिवर्त क्रियाओं पर। इसके अलावा वह जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो उसे सुनने या करने में रोचक तथा मनोरंजन करती है, यानी उनका रिपीटेशन जो है वो वह करता रहता है। नेक्स्ट जो हमारी अवस्था आती है, चौथी इसकी उप अवस्था, वो चौथी उप अवस्था है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। दोस्तों, यह अवस्था 8 से 12 माह तक चलती है और इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस तक पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि हम कहें कि यदि कोई खिलौना छिपा दिया जाए और उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटाकर बालक क्या करता है, उसको खोजने का प्रयास जारी रखता है। इसके द्वारा शिशु वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है, यानी बड़े जो करते हैं वो उसको देखे देख वैसा कार्य करने का प्रयास करने लग जाता है। और इस अवधि में शिशु जो स्कीमा सीखते हैं उनका वे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यकरण करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उसको उपयोग लेना शुरू कर देते हैं। अगली जो इसकी उपअवस्था आती है, 5वीं उपअवस्था, वह है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 12 महीने से 18 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास व त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक की अपनी शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम हो जाती है और वह स्वयं कुछ वस्तुओं को लेकर प्रयोग करता है। बालक में उत्सुकता, अभिप्रेरक अधिक प्रवृत्त हो जाता है तथा उनमें वस्तुओं के ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। वस्तुओं को आपने भी देखा होगा, घर पर छोटे बच्चे वस्तुओं को इधर उधर फेंक कर और फेंकने का प्रयास करते हैं, उसके साथ खेलने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, चीजों को तोड़ना, मरोड़ना आदि क्रियाएं वह करते रहते हैं। छठी जो उपअवस्था होती है इसकी मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था है। यह 18 से 24 माह तक की अवधि की होती है। यह वह अवस्था है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती है, यानी साफ साफ नहीं दिखती है, और इस गुण को
वस्तु स्थायित्व कहा जाता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार ये संवेदी पेशी अवस्था थी। जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के आधार पर ये संवेदी पेशी अवस्था होती है, जिसकी 6 उपअवस्थाएं बांटी गई है। नेक्स्ट जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में भाषा का विकास होने लगता है, बालक छोटे छोटे वाक्य बोलना सीख जाता है। इस अवस्था में जो शिशु होता है, बालक होता है, वह पूरी तरह से स्वार्थी व स्व केंद्रित न रहकर दूसरे शिशुओं के संपर्क से, खिलौनों से तथा अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। दोस्तों, इस अवस्था को प्याजे ने 2 अवधियों में बांटा है। पहली तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जो कि 2 से 4 वर्ष तक की होती है, और दूसरी अंतर्दर्शी अवधि, जो 4 से 7 वर्ष तक की अवधि होती है। इस अवस्था में बालक अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। इसकी जो प्रथम अवस्था है, जो 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था है, उस अवस्था में बालक सूचकता को विकसित कर लेते हैं। प्याजे 2 तरह के सूचकता के बारे में बात करता है यहाँ पर, संकेत और चिन्ह। संकेत से उसका आशय होता है, जैसे हम कहेंगे मानसिक चिंतन, तो मानसिक चिंतन का दूसरा नाम ही संकेत कहा जाता है। संकेत तथा ठोस वस्तु में अधिक सादृश्यता होती है, समानता होती है। जैसे कि जब बालक अपनी माँ की आवाज सुनता है, तब उसके मन में माँ की एक प्रतिमा बनती है, जो संकेत का उदाहरण है। यानी संकेतात्मक रूप से जैसे ही माँ की आवाज सुनी, तो माँ की आवाज सुनते ही उसके दिमाग में माँ की जो छवि है, वो छवि का उसमें निर्माण होने लगता है। तो एक संकेतात्मक उदाहरण हुआ। इसी तरह से जब हम चिन्ह की बात करते हैं, तो चिन्ह में वस्तुओं में जिनका बालक मानसिक चिंतन करते हैं, इनकी अधिक सादृश्यता नहीं होती है। चिन्ह में वस्तुओं या घटनाओं का एक अमूर्त चिंतन होता है। प्याजे इसके साथ ही प्राक संक्रियात्मक चिंतन की 2 सीमाएं भी बताता है। पहली सीमा बताई है उसने जीववाद, यानी एनिमिज्म। जीववाद के चिंतन में वह एक ऐसी सीमा की बात करता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, जैसे कि कार, पंखा, हवा, बादल आदि उसके लिए सभी सजीव होते हैं। इसी प्रकार उसने दूसरी जो सीमा बताई है वो है आत्म केंद्रित। इसके अनुसार बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की अधिकतर चीजें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, और यह हम कह सकते हैं कि जैसे वह तेजी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेजी से चलना प्रारंभ कर देता है। उसकी गुड़िया वही देखती है जो वह देखता है आदि। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जिन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बालक जो है, उसकी दुनिया की जो चीजें हैं वो उसके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रहती है। यानी जैसा वह सोचता है, जैसा वह करता है, उसे दुनिया भी वैसी ही लगती हुई नजर आती है। प्याजे ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे बालकों का संपर्क अन्य बालकों व भाई बहनों में बढ़ता चला जाता है, उसके चिंतन में आत्म केंद्रितता जो है वह कम होती जाती है। द्वितीय जो अवधि बताई है, अंतर्दर्शी अवधि, वो 4 से 7 वर्ष तक की ये अवस्था होती है, और इस अवस्था में बालक मात्रात्मक अंतर करने में असमर्थ होता है। बालकों का चिंतन एवं तर्कता पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक क्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि कर पाता है। लेकिन इन मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को वह समझ नहीं पाता, वह तार्किक चिंतन करने में योग्य नहीं होता है। इस प्रकार यह एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जो अवस्था बताई है प्याजे के द्वारा, वह अवस्था है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन करने योग्य हो जाता है, लेकिन उसका चिंतन केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानताएं व असमानताएं बताना, उचित व अनुचित या सही गलत में विभेद करने योग्य हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ देखें कि मान लीजिए कोई 3 वस्तुएं हैं, ABC, कोई भी 3 वस्तुएं हैं, तो उन्हें देखकर बालक आसानी से कह देंगे कि A B से बड़ा है, B C से छोटा है, या B C से बड़ा है, या सबसे बड़ा A है। यानी उनके आकार के माध्यम से, उनके आकार को देखकर वह ये बात बता देंगे। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि जय अनु है और अनु बड़ा है मनु से, तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका उत्तर देने में बालक असमर्थ रहता है। इसका जो कारण है वह इस समस्या में ठोस संक्रिया की संभावना नहीं होना है, क्योंकि शाब्दिक कथन के रूप में उपस्थिति इसकी की गई है, इसीलिए यहाँ पर यह समस्या उभर कर सामने आती है। इस अवस्था में बालक समय, दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। बालक में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय इस अवस्था में विकसित हो जाते हैं: संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण। इस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, भार तथा तत्व,
के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। इस अवस्था की पियाजे ने 2 सीमाएं भी बताई है। पहली सीमा के रूप में बताया है कि इस अवस्था में बालक मानसिक संक्रियाएं तभी कर पाते हैं जब वस्तु ठोस रूप में उपस्थित की गई हो, और दूसरी जो सीमा है वो बताई गई है कि इस अवस्था में चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है, क्योंकि बालक दी गई समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में नहीं सोच सकता। अगली जो अवस्था पियाजे के द्वारा बताई गई है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11-12 वर्ष से लेकर वयस्कावस्था तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, तार्किक शक्ति, समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकार हो जाता है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला होता है तथा प्रभावी भी हो जाता है। उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। इस अवस्था में वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या के एकांशों को ठोस रूप से उसके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। पियाजे का मत है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्तित होती है। यह किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिन बालकों का शिक्षा स्तर काफी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफी कम होता है, परंतु जिस बालक का शिक्षा स्तर काफी ऊंचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन अधिक पाया जाता है। यानी सीधे सीधे यह अवस्था किशोरों के शिक्षा के स्तर से प्रभावित होती है। आइए अब हम दोस्तों पियाजे के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ की बात कर लेते हैं, किस प्रकार यह शिक्षा के अंतर्गत उपयोगी है। पियाजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जटिल होती जाती है। बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की गति उनकी शारीरिक परिपक्वता तथा वातावरणीय अनुभव पर आधारित होती है। कुछ बालकों का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, कुछ का औसत गति से होता है तथा कुछ का मंद गति से होता है। यही कारण है कि विभिन्न अवस्थाओं की आयु सीमा अथवा अवधि पूर्ण रूपे निश्चित न होकर लगभग होती है। कोई भी अवस्था एकदम से समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होती है। पियाजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के शैक्षिक दृष्टि से सार्थक होने के कारण इन्हें शैक्षिक निहितार्थों के रूप में हम वर्णित करते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है अध्यापक सुनियोजित क्रियाकलापों से बालक में जिज्ञासा जगाए। दूसरा, मूर्त सामग्री प्रस्तुत करने पर बालक शीघ्रता और दक्षता से सीखते हैं। बालकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में यह सिद्धांत अध्यापक को विकास का विस्तृत संदर्भ प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के मानसिक विकास हेतु उसको सिखाने और सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता के साथ संयोजित किया जाता है। व्यवस्था की आंतरिक सामंजस्यता को विकसित करने में बालक की सहायता की जाए। कहानी सुनाना, कविता पाठ, गीत गाना जैसे बहुत से ज्ञानात्मक क्रियाकलापों को एक व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम में शामिल किया जाए। सिखाने और सीखने की स्थिति उस बिंदु तक पहुंचाई जाए जहां बालक चीजों और विचारों से कुछ कुछ परिचित रहता है। शैक्षणिक कार्यक्रम बालक को जानकारी का एकीकरण करने योग्य बनाता है। वास्तविक घटनाएं और मूर्त वस्तुएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यदि बालक को आरंभिक वर्षों में समुचित रूप में विस्तृत ऐन्द्रिक और चेतना अनुभव नहीं होने दिया जाता तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। गणित और विज्ञान में भौतिक पर्यावरण से सीखना पुस्तकों, लोगों या दूरदर्शन की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये पियाजे के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ कुछ बातें थी जिनके आधार पर हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भली भांति समझ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप हिंदी साहित्य के लिए हमारे YouTube चैनल बातें साहित्य को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।